गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, जो अभी हमने यूनिट नंबर 7 में अवकलन पढ़ा था उसी के अनुप्रयोग पर है ये यूनिट। ये आपके आरबीएससी में राजस्थान बोर्ड की बुक में यूनिट नंबर 8 दी गई है। काफ़ी अच्छी यूनिट है, काफ़ी मोस्ट है ये। और इससे मतलब इसके जो सबसे पहले तो हम इसकी आउटलाइन इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें पढ़ना क्या क्या है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके लिए, जो आपके 12th के लिए और प्लस जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। मैं आज जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं और जो स्टूडेंट्स कम मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वो अपनी जैसे उनकी कोई क्वायरीज हो या वो कोई बात हो उनसे, तो आज मैंने अपना नंबर लिख रखा है 9829377340। आप इवनिंग टाइम में 6 to 7 o'clock के बीच में मुझे कॉल करके जो भी आपकी जैसे प्रॉब्लम्स हो, किस तरह से जेई मेंस के लिए पढ़ना है इस कोविड-19 में मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हैं, तो काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के का जो पढ़ाई का शेड्यूल था वो बिगड़ चुका है। वो मतलब जितनी उनको मटेरियल जो भी उन्हें मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले मतलब हमें इसके काफ़ी पार्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहला आता है जैसे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। ये पहला आपका 8.1 एक्सरसाइज है जो कि इस साल आरबीएससी ने जिसको हटा दिया है। आपके जो सिलेबस कोविड-19 की वजह से जो रिवाइज किया गया था उसकी वजह से ये आपका 2001 में जो भी स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए ये टॉपिक कम कर दिया है। और प्लस इसका जेई मेंस में भी ऐसा कोई वेटेज नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इससे जेई मेंस में क्वेश्चन आता ही हो। नेक्स्ट है आपका मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी जिसको हम हिंदी में एक दिष्टता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिष्टता। ये आपके है अभी 8.2 एक्सरसाइज में है और इसको हमें पढ़ना भी है मोनोटोनिसिटी को। और ये जेई मेंस के भी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। और थर्ड नंबर पर आता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कि आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने सर्कल पढ़ा होगा, आपने पैराबोला पढ़ा होगा, एलिप्स पढ़ा होगा, हाइपरबोला पढ़ा होगा आप लोगों ने। और उनमें उन टॉपिक्स में सभी में टेंजेंट और नॉर्मल के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। और मोस्टली टेंजेंट और नॉर्मल से आपका जेई एडवांस और जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम जो कैलकुलस की टेंजेंट नॉर्मल है उसको हम पढ़ेंगे। और वो टेंजेंट एंड नॉर्मल सेम प्रोसेस होता है, चाहे वो 2D की हो चाहे वो आपकी कैलकुलस की हो। ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, इससे हम किसी भी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी हमें पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से कम नहीं हुआ है अभी कुछ। नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है आपका एप्रोक्सीमेशन।
अप्रोक्सीमेशन, ये आपका इस साल कम कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है इस साल। जो भी स्टूडेंट की 12th का एग्ज़ाम देंगे 2001 में, उनके लिए ये टॉपिक कम कर दिया गया है, तो किसी भी स्टूडेंट को इसको नहीं पढ़ना है। और इसका ऐसा कोई ज़्यादा वेटेज भी नहीं है आपका, मैं बताऊं आपको जेई मेंस के लिए। और अभी जेई मेंस को भी अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज्ड करना है, तो अभी लेकिन अभी रिवाइज नहीं किया है कि क्या क्या चीज़ें कम करता है बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड ने जो भी अपना सिलेबस कम किया है उसके अकॉर्डिंग शायद कुछ मिलता जुलती चीज़ें जेई मेंस में भी इस साल शायद कम हो सकती हैं। फिर इसके बाद आता है 5th नंबर पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये काफी मोस्ट टॉपिक है आपका जेई मेंस के हिसाब से। ये और ये तीनों टॉपिक बहुत मोस्ट हैं, और इनसे लगभग जेई मेंस में एक एक क्वेश्चन तो आना ही है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में भी 2 पार्ट में होता है। एक तो आपके जैसे आरबीएससी की बुक में दिया है, जैसे 8.6 एक्सरसाइज में जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग जैसे इस ट्राइंगल से रिलेटेड, आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस इस साल आरबीएससी से कम कर दिए हैं। मतलब 8.6 एक्सरसाइज आपकी कम हो चुकी है, जो भी मतलब वो एग्जाम में नहीं आएगी इस साल। तो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है वो आपका 8.2 एक्सरसाइज है, 8.3 एक्सरसाइज है और 8.5 एक्सरसाइज है। ये आपको इस साल पढ़नी है। बाकी 3 एक्सरसाइज 8.1, 8.4 और 8.6 ये कम कर दी गई हैं। और इसका जो वेटेज था वो भी 8 नंबर का है ये इस साल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो वीडियो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, वो मोनोटोनिसिटी से स्टार्ट करेंगे, एक दिष्टता। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई एक दिष्टता होती क्या है। एक दिष्टता का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में मतलब कोई फंक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़े, या तो वो कम हो या वो ज्यादा हो, या तो वो बढ़ता रहे या वो कम होता रहे। जो बढ़ता हुआ फंक्शन होता है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं, वर्धमान फलन बोलते हैं। और जो घटता हुआ फंक्शन होता है, मतलब चाहे आप x की वैल्यू कम करें, चाहे आप x की वैल्यू ज़्यादा करें, बट फंक्शन तो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे बट फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा। फंक्शन कैसा होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे उन्हें हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। सो ये आपका ओवरव्यू था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। सो सभी स्टूडेंट अब समझ चुके होंगे कि हमें अपनी इस साल कौन कौन सी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 8 की हमें पढ़नी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनोटोनिसिटी से। सो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मैंने अभी बताया था एक दिष्टता जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो मोनोटोनिसिटी इसके 2 पार्ट होते हैं, सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं आपको। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्धमान फलन। क्या बोलते हैं? वर्धमान फलन। और एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं हम ह्रासमान फलन। अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, दो तरह के फंक्शन होते हैं। इसमें पहला होता है ओनली इंक्रीजिंग। ओनली इंक्रीजिंग, और एक होता है इसमें स्टिकली इंक्रीजिंग। एक होता है स्टिकली इंक्रीजिंग और एक होता है ओनली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, इसमें भी दो पार्ट होते हैं इसके भी। पहला होता है ओनली डिक्रीजिंग और एक होता है स्टिकली डिक्रीजिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान, और इसको बोलते हैं हम निरंतर ह्रासमान। ह्रासमान। और ओनली डिक्रीजिंग केवल ह्रासमान, केवल ह्रासमान। इसको केवल मतलब इसको डिक्रीजिंग ही बोला जाता है और ये स्टिकली डिक्रीजिंग होता है। मैंने ओनली शब्द इसीलिए लगाया है कि डिक्रीजिंग हमने हेडिंग ली थी, इसीलिए मैंने ओनली डिक्रीजिंग लिखा है इसको। और ये होता है केवल वर्धमान। अब हमें सबसे पहले तो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि ओनली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्टिकली इंक्रीजिंग क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। फिर इसके बाद हम डिक्रीजिंग फंक्शन पर पहुंचेंगे और फिर डिक्रीजिंग फंक्शन में ओनली डिक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, जो मोनोटोनिक नहीं होते हैं। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का मैं आपको मतलब बता दूं कि ऐसे फंक्शन जो एक ही इंटरवल में कभी तो इंक्रीजिंग है और कभी डिक्रीजिंग है। जैसे हम साइन एक्स की बात कर लें तो साइन एक्स जो होता है, जैसे हम 0 से पाई के बिटवीन देखें तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई/2 के बिटवीन तो बढ़ती है। कैसा होता है, बढ़ता है। और पाई/2 से फिर पाई के बिटवीन हम देखते हैं तो ये घटता है। कैसा होता है, घटता है फंक्शन। तो जो साइन एक्स है तो हम कह सकते हैं कि 0 से पाई या 0 से 2 पाई के बिटवीन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, जो कभी एक ही इंटरवल में कभी तो बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। सो इस चार्ट को आप सभी स्टूडेंट बना लें कि हमें ये चीज़ें मोनोटोनिसिटी में आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो आप लिख लें इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन से वर्धमान फलन। वर्धमान फलन क्या होता है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि जैसे कोई फंक्शन है फलन f खुले अंतराल a से b में वर्धमान होगा यदि जैसे x1 इज लेस देन x2 है, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, तो fx1 इज लेस देन
इक्वल टू एफ एक्स टू। मतलब x1 अगर x2 से छोटा है, मतलब लोअर इनपुट x1 x2 से छोटा है तो लोअर इनपुट तो लोअर आउटपुट, हायर इनपुट तो हायर आउटपुट। मीन्स x1 x2 से छोटा है तो x1 पर फलन का मान x2 पर फलन के मान से छोटा होगा। बट यहां पर आपको याद रखना है कि x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या होगा, a से b होगा। x1 और x2 की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू क्या होगी, a और b के बिटवीन होना चाहिए। सो अब हम कंडीशन, ये तो डेफिनेशन है कि भाई x1 इज लेस देन x2 तो fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। बट अब अपन क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसके, सो सभी स्टूडेंट यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे। और प्लस हमें ये भी देखना है यहाँ पर कि भाई x1 इज लेस देन x2 लेस देन इक्वल टू x2 तो fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। अब इंक्रीजिंग भी फंक्शन होता है और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, तो उनमें डिफरेंस भी क्या होता है। तो चलो चलते हैं, अब हम कुछ एक कंडीशन हम यहाँ से अब निकालेंगे और उस कंडीशन से आपके क्वेश्चन होंगे। सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में क्या आता है, एच आता है। देखा होगा सभी स्टूडेंट ने इसको। अब देखें इधर कि यहां पर हम देखते हैं कि x प्लस एच जो है वो लेस देन x प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू x होगा, क्योंकि h जीरो की ओर मूव कर रहा है, मतलब h की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। तो x प्लस एच जो है वो जो इस x से है आपका बड़ा होगा या कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, तो यहां से हम कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस एच की जो वैल्यू भी होगी वो f ऑफ x से बड़ी या बराबर हो सकती है। कैसी हो सकती है, बड़ी या बराबर हो सकती है। सो अब यहां पर आप देखें कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और अगर ये इससे बड़ा है तो कहीं ना कहीं ऊपर पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये आपको क्या, ये वैल्यू अगर इससे बड़ी हुई तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके लिए एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब एफ डैश एक्स आपकी क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है। एफ डैश एक्स किसी कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा की स्लोप को निरूपित करता है, मतलब टेन थीटा। टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, और टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो से, थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो से पाई बाई टू के बिटवीन होना चाहिए। किसके बिटवीन होना चाहिए, जीरो से पाई बाई टू के। तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट होगी उसकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव तब होगी जब थीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये कंडीशन होती है, आपको इस कंडीशन से क्वेश्चन करना है इंक्रीजिंग फंक्शंस के। अब हम कुछ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। फंक्शन आपका ये कर्व आपका स्टार्ट होता है यूं,
फिर इसके बाद यूं, और ये इसके बाद इस टाइप से। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं यहाँ से आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इक्वल भी होता है और ग्रेटर भी होता है। ऐसा क्यों? जैसे ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया x1 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने x2। अब आप ये देखें कि ये फंक्शन जो है वो कभी इसकी वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ रहा है उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, बट इस पॉइंट पर, यहां से लेके इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट हम x3 ले लेते हैं और इस पॉइंट को हमने x4 ले लिया, तो x3 से x4 पर फंक्शन कांस्टेंट हो गया। फंक्शन कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब यहां पर इस पॉइंट, यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन का एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू किसके है? एक्स एक्सिस के समांतर है। और फिर यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी अगेन ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो आप देखें, यहां पर आप बात देखें कि एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहां लाइज करेगी और एफ ऑफ x2 की वैल्यू आपकी कर्व में यहां कहीं लाइज करेगी। और यहां पर इस पॉइंट पर, इन पर एफ ऑफ x3 और एफ ऑफ x4 की वैल्यू बराबर होंगी। मतलब फंक्शन कहीं स्टे कर सकता है। वर्तमान की कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन यहां स्टे कर रहा है, रुका हुआ है। एक्स बढ़ रहा है भाई, एक्स बढ़ रहा है, बट फंक्शन रुका हुआ है। जैसे हम टाइम और किसी टाइम के और आपके, मतलब आप जैसे कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, कहीं जैसे जाते हैं, सपोज करो आप जाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ से आपको जैसे ग्वालियर जाना है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, बाई बाइक, बाई कार, कैसे भी मान लें, आपने चलना स्टार्ट किया और आप आगरा जाके आप अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ रुक गए, नाइट स्टे करने लगे, तो वहाँ टाइम तो चल ही रहा है, बट आप तो कांस्टेंट हैं, आप रुके हुए हैं। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप फिर वापस चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो फंक्शंस होते हैं, जो बीच में स्टे भी, आराम भी कर सकते हैं भाई, जो आराम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए आप x3 से x4 के बिटवीन में आराम कर रहा है, फंक्शन नहीं चल रहा है। और यहाँ पर एफ डैश एक्स इसीलिए क्या हो जाता है? 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स थीटा इज 0। थीटा इज 0 मीन्स टेन थीटा 0 होगा, तो स्लोप जो हो जाएगी वहां पर 0 हो जाएगी फंक्शन की। तो इसीलिए हम वर्तमान की कंडीशन में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते हैं। सो आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा कि वर्तमान फंक्शन क्या होता है। सो आप इसको नोट कर लें। अब हम जो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।